हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मार्च 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामय की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी का दो, रेलवे का दो, सेंट्रल लेवल का दो, स्टेट लेवल का दो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का दो, या कोई सी भी स्टेट का एग्जाम दो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन 300 का लक्ष्य किस क्षेत्र में 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाने का है? तो कौन सा मिशन है? मिशन 300। मिशन 300 का लक्ष्य क्या है कि जो अफ्रीका है, जो उप सारा अफ्रीका है, उप सारा अफ्रीका क्षेत्र है, वहां क्या है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक 300 मिलियन लोगों को क्या है, बिजली की व्यवस्था करानी है। मतलब वहां इलेक्ट्रिसिटी उन लोगों को प्रोवाइड करानी है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी हो और उसकी कनेक्टिविटी क्या है, एक अच्छी होनी चाहिए। तो ये किसके बीच में एमयू साइन हुआ है? किन दो देशों के बीच में या किन दो संस्थाओं के बीच में ये एमयू साइन किया गया है? तो ये विश्व बैंक और किसके बीच में किया गया? अफ्रीकन यूनियन के बीच में ये एमयू साइन किया गया। किसके बीच में? विश्व बैंक के सहयोग से क्या ये काम किया जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है? क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो मिशन 300 एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों तक क्या है, बिजली पहुंचाना है। ठीक है, कितने? 300 मिलियन लोगों तक क्या है, इसका बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अंदर विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के सहयोग से क्या है, ये प्रोग्राम शुरू किया गया। किसके सहयोग से? विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के सहयोग से क्या है, प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो आर्थिक विकास है, रोजगार है और गरीबी उन्मूलन है, इसको क्या है, सबको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? कौन सा? विंटर टूरिज्म। जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो वो क्या है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अभी कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? विंटर प्रोग्राम। कहां पे शुरू किया गया है और उसके बारे में पूरा डिटेल से अपन देखने वाले। तो मैं बात करूं विंटर टूरिज्म। विंटर का मतलब क्या होता है? सर्दी होती है, और टूरिज्म का क्या? पर्यटन या टूरिस्ट होता है। तो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम शुरू किया गया किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। तो कहां पे शुरू हुआ है? ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है? ये इसको उत्तराखंड में शुरू किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में। और वहां पे कौन मौजूद थे? उत्तराखंड के सीएम, जो वहां के मुख्यमंत्री है, वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है बेटा? पुष्कर सिंह धामी। हारकर भी जीतने वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति हार गए थे, फिर भी क्या इन्होंने सीएम बन गए थे, तो इनका हारकर भी जीतने वाले पुष्कर सिंह धामी क्या है, ये भी वहां पे मौजूद थे। तो मतलब वहां पे उत्तराखंड के अंदर वहां की इकोनॉमी है, वहां के टूरिस्ट का क्या ज्यादा से ज्यादा योगदान हो, विंटर के अंदर भी टूरिस्ट आए, इसलिए क्या एक प्रोग्राम वहां पे शुरू किया गया। तो कौन सा है? विंटर टूरिज्म पहल शुरू किया। कहां के अंदर? उत्तराखंड। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाते हुए क्या है, विंटर टूरिज्म प्रोग्राम शुरू किया गया। उस दौरान वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। और इस वर्ष सरकार ने, जो उत्तराखंड सरकार है, क्या है, विंटर प्रोग्राम क्या है, एक कार्यक्रम की पहल शुरू की है। मतलब इसी साल से क्या ये कार्यक्रम शुरू किया गया, विंटर टूरिज्म कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्षक स्थान कौन सा रहा है? तो एक संस्था है, इसका क्या नाम है? एक्सेस नाउन। क्या है बेटा? एक्सेस नाउन, जिसने क्या विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन, मतलब सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद की बात कहां पे हुई है? तो इंटरनेट शटडाउन की मैं बात करूं, इंटरनेट शटडाउन की बात करें
शट डाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है अब की बार? 2024 की रिपोर्ट आई, किसकी? 2024 की रिपोर्ट आई, तो सबसे ज्यादा अब की बार 2024 में कितना कहाँ पे हुआ? म्यांमार में हुआ। कहाँ पे? म्यांमार में सबसे ज्यादा क्या है ये किया गया है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि सर भारत में भी बहुत होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भारत में होता है। म्यांमार में 85 बार क्या है इंटरनेट पूरे देश में क्या बंद किया, कितनी बार? 85 बार। बट भारत में कितना है? 84 बार हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर भारत का ही है, दूसरा नंबर क्या है? भारत का ही है। तो भारत में कितनी बार हुआ है? 84 बार हुआ है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके मेन कारण क्या है जो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है? उसमें एक तो है हिंसा, सॉरी हिंसा, जो कि सांप्रदायिक हिंसा होती है या फिर जो किसी अलग तरह की हिंसा होती है, उसके अंदर जो र्यूमर्स होते हैं या जो गलत इंफॉर्मेशन होती है, फेक न्यूज होती है, इनको सर्कुलेट होने से इनको बचाने के लिए कि लोगों तक गलत या सही न्यूज है इनके बारे में डिफरेंस जानने के लिए क्या इंटरनेट का शटडाउन सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? परीक्षा, मतलब आपको पता है भारत के अंदर जब भी कोई एग्जाम होता है तो इंटरनेट शटडाउन होता है। तीसरा कारण क्या रखा गया था? परीक्षा रखी गई थी। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुआ? तो भारत के अंदर मैं बात करूं कहाँ पे? मणिपुर में। आपको पता है मणिपुर के अंदर क्या है? एक विद्रोह चल रहा है वहां की लोकल जनजाति के बीच में, तो उसके कारण क्या है? मणिपुर में बहुत ज्यादा शटडाउन रहा है, ठीक है, भारत के अंदर। और विश्व में बात करें तो अब की बार म्यांमार में रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, क्योंकि 2024 में म्यांमार में क्या है? सैन्य शासन लग गया था, वहां पे तख्ता पलट हो गया, तो राजनीतिक उथल पुथल आपको काफी ज्यादा देखने को मिला था। इस करके क्या म्यांमार में काफी बार इंटरनेट का शटडाउन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउन की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर का इंटरनेट शटडाउन की रिकॉर्ड संख्या म्यांमार के पहले नंबर पे रही। और म्यांमार में क्या 2024 में 85 बार इंटरनेट बंद किया, और भारत में कितनी? 84 बार इंटरनेट बंद किया गया था। ये पूरे देश की बात हो रही है, मतलब पूरे देश में इतनी बार इंटरनेट बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अफ्रीका की किस झील में जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? जैव विविधता, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता संरक्षण का मतलब है जो जनजाति या प्रजाति या जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जो लुप्त हो रहे इस धरती पे या संकटग्रस्त जाति के अंदर है या श्रेणी के अंदर है, उनको बचाने के लिए क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाती है टाइम टू टाइम। अभी क्या अफ्रीका की एक झील है, वहां पे उसको क्या है, वहां के ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में लुप्त हो सकती है, तो उसका संरक्षण करना, इसको बचाना क्या बहुत जरूरी है। तो कहाँ की है ये? अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका, वन सेकेंड। वन सेकेंड, पेन क्या ऑटोमेटिक हो गया? एक सेकेंड। तो अफ्रीका महाद्वीप की एक झील है, उसको क्या है? जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या है नॉमिनेट किया गया। तो उस झील का नाम क्या है? तांग तांगानिका झील। क्या है उस झील का नाम? तांगानिका झील है। क्या है? तांगानिका। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो तांगानिका झील बेसिन, जो तांगानिका झील का जो बेसिन है, जिसको जैव विविधता संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी की बात करें 2025 से 2030 तक चलेगी, ठीक है। जिसमें बुरुड़ी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया शामिल है। मतलब जो आसपास के जो कुछ क्षेत्र है, जो अफ्रीका के जो देश है, उनको भी क्या इसके अंदर शामिल किया गया। और किसके नेतृत्व में किया गया? यूएनईपी, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत क्या है इसको शुरू की गया। और जीईएफ जो अफ्रीकन इनका ग्रुप बना, यूनियन बना है, वो क्या है इसको वित्त पोषण से संचालित करने वाला है। इस झील का मेन उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का मतलब क्या है? जो मतलब यहाँ के जो खतरों पे है या जो प्रजाति है यहाँ पे, या यहाँ की पे जो आसपास में जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इस झील को क्या है संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया है। तो तंगनिका झील दुनिया की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तंगनिका झील, ठीक है। और सबसे लंबी मीठे पानी की झील भी क्या है? यही है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी
रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है, तो किस राज्य में है, कौन सा, गोविंद घाट, कौन सा है, गोविंद घाट, गोविंद घाट से कहाँ पे है, हेमकुंड, गोविंद घाट से क्या है? हेमकुंड, हेमकुंड साहिब में एक क्या रोपवे को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये रोपवे कहाँ पे बनने जा रहा है, केंद्र सरकार ने क्या इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी होगी। इसका मेन पर्पज क्या है, ये बनने तो कहाँ पे जा रहा है, उत्तराखंड में बनने, कहाँ पे, उत्तराखंड में बनने जा रहा है। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन या टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कि ये बनाया जा रहा है। रोपवे आप जानते होगे, देखा होगा, मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक पहाड़ी क्षेत्र या कोई जगह है, दूसरी इस तरह कोई पहाड़ी क्षेत्र जैसे ए और बी, दो जगह है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, वायर से क्या कनेक्टिविटी की जाती है इस तरह, और उनके बीच में क्या है, इस तरह के डब्बे से बने होते हैं, और इसमें क्या है, बिठा के लोगों को या जो पर्यटन होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या है, भेजा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रोप वे, जिसको आप बिया बोलते हो, उड़न कटोला बोलते हो, ठीक है, देसी भाषा में, तो वो क्या होते हैं, रोप वे। और सरकार द्वारा क्या है, अब क्या आजकल के जगह जगह जो मंदिर है या जो टूरिस्ट प्लेस है, जो पहाड़ी पे है, उन पे रोप वे लगाए जा रहे हैं, उससे पर्यटन को क्या बढ़ावा मिलेगा, और क्षेत्रीय इकोनॉमी में क्या ज्यादा डिफरेंस आपको यह फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको भी क्या है, बढ़ावा मिलने वाला। तो क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट होगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना ने हाल ही में केंद्र सरकार को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है, तीर्थ यात्रियों की सुगमता को बढ़ाना और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना है। मतलब जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको बढ़ावा देना, और उत्तराखंड में क्या है कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। जो रोपवे कितना किलोमीटर लंबा होगा, 12.4 किलोमीटर लंबा होगा, और कितनी अनुमानित राशि है इसमें, 2730 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि इसके अंदर रहने वाले। देखो इस तरह एक पोल है, ये पहाड़ी के बीच में बना हुआ, ये डब्बा सा है, इसके अंदर यात्री या व्यक्ति लोग बैठे हैं, वो उनकी कनेक्टिविटी वायर के थ्रू ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो बिग बैंग की बात करें, जो बिग बैंग थ्योरी दी थी, उसके घटनाक्रम को जानने के लिए नासा ने क्या एक मिशन लॉन्च किया है, और मिशन का किसने किया, नासा, नासा कहाँ की है, यूएस है। जैसे इंडिया की क्या है, इसरो है, इसी तरह रूस की रोसकोसमोस है, जापान की जाक्सा है, तो नासा कहाँ की है, यूएसए की। ठीक है, इसने एक मिशन लॉन्च किया, क्या है, स्पेरेक्स मिशन, कौन सा को बेटा, स्पे है, स्पेरेक्स मिशन, स्पेरेक्स मिशन क्या है, लॉन्च किया। ठीक है, स्पेरेक्स मिशन लॉन्च किया, ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं इसके बाद डिटेल से देखते हैं। स्पेरेक्स एक्स पृथ्वी के चारों ओर हर दिशा में क्या तस्वीर लेने के लिए तैयार किया, ये क्या है, मतलब चारों तरफ से क्या पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए तैयार किया गया। तारों और आकाशगंगों जैसे अरबों ब्रह्मांडीय जो स्रोत है, जो प्रकाश को उनकी घटक है, तरंग दैर्ध्य से विभाजित करके उनकी संरचना और दूरी निर्धारित करेगा। शोधकर्ताएं आकाश गंगाओं के बीच के स्थान से क्या प्रकाश की सामूहिक चमक को भी मापेगा। मतलब जो ये मिशन शुरू किया है, इसका क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर तरफ की या उसके आसपास के जो ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, उनके बारे में अध्ययन करेगा, उनकी चारों तरफ से क्या तस्वीरें लेगा, इसलिए शुरू किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू की गई है, तो कौन से मंत्रालय ने शुरू की है, तो वो है केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा, केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू की है, और कहाँ पे शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। किस, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और किसने की है, जो केंद्रीय राज्य प्रभार मंत्री है, जिनके पास जो हमारे शिक्षा राज्य मंत्री है, ठीक है, कौन, जयंत चौधरी जी ने, वहां से उन्होंने क्या इन्होंने शुरू किया, कौन से मंत्री ने, जयंत चौधरी ने। किसने बेटा, जयंत चौधरी जी ने किया ये शुरू किए, कहां से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्या ये शुरू की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या है, स्वावलंबनी योजना है, इसमें नीति आयोग के साथ क्या है, मिलकर इन्होंने शुरू किया। ठीक है, इसमें क्या है, जो महिलाएं हैं, या फिर मैं बात करूं युवा वर्ग है, उनको, या महिला छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट है, लड़कियां, उनको क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना, मतलब उनको क्या कौशल की ट्रेनिंग देना, या उनको स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए क्या है शुरू की गई। उनको क्या उद्यमित या उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या उनको स्किल के लिए क्या योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। स्वावलंबनी पहल 2025 में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी और नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका शुभारंभ शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ उत्तर प्रदेश से किया है। देश के पूर्वी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा
संस्थानों में लागू किया जाएगा, जिसमें उद्देश्य महिला छात्रों के उद्यमिता, कौशल और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है बेटा? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है कौन? स्टीव स्टीव स्मिथ ने। किसने? स्टीव स्मिथ ने। अभी आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्या कुछ दिन पहले मैच था, ठीक है, ये चैंपियन ट्रॉफी चल रही है और उसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या हार हो गई थी भारत से। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की हार हुई तो वहां के जो क्रिकेटर थे उन्होंने क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने क्या है, संन्यास लेने की क्या है घोषणा कर दी। अब वो इससे ये संन्यास ये क्रिकेट नहीं खेलने वाले। तो ऑप्शन डी हमारा क्या राइट आंसर होगा। और ये कई इनको 2-3 बार अवार्ड भी मिला, जैसे 2015 में, 2021 में क्या है क्रिकेट ऑफ द ईयर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। किससे? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की दी है। और 2025 और 2021 में ऑस्ट्रेलिया पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए हैं। और 2015 में क्या है, ये आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर भी क्या चुने गए हैं। वनडे टीम ऑफ द ईयर कब? 2015 में आईसीसी के द्वारा भी ये चुने गए थे, ठीक है। अभी हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहां पे लॉन्च हुआ है? कहां पे? C3। आपको मैंने कुछ दिन पहले R3 पढ़ाया था, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? रिसाइकिल, ठीक है, रिड्यूज और रीयूज, ये चीजें हमने पढ़ी थी। और इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? जयपुर में क्या इसकी बैठक की गई थी। तो उसी के तर्ज पे क्या है, वहां पे उसी बैठक में जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर क्या है, एक C3 यूज किया गया, ठीक है, C3 पहल शुरू की गई है। और कहाँ पे हुई? जयपुर राजस्थान में हुई। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। और वहां पे कौन मौजूद थे? कौन केंद्रीय मंत्री वहां पे उन्होंने शुरू की है? तो मनोहर लाल खट्टर जी क्या वहां पे मौजूद थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। भारत ने 3 मार्च 2025 को शहरों की परिपर्तता गठबंधन मतलब सिटी कोलिएशन ऑफ सर्कुलेटरी C3 लॉन्च किया। कौन सा? सिटी कोलिएशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि सतत शहरी विकास की दिशा में क्या एक महत्वपूर्ण कदम है। C3 के शुभारंभ की घोषणा जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय R3 के सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्घाटन के दौरान की गई थी। जब क्या है आर्थ 3R शुरू हुआ था, उसी टाइम क्या है, उसी जगह क्या है, C3 भी उन्होंने वहां पे लॉन्च किया है। सरकारी ई मार्केट प्लस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ किसको किया है? जीईएम मतलब गवर्नमेंट जो ई मार्केट प्लस है, इसके सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसके सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इसके सीईओ किसको नियुक्त किया गया? अजय भादु को, ठीक है। किसको किया गया? अजय भादु को क्या इसके सीईओ नियुक्त किया गया। जो सीईओ होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो मोस्टली आपको आईएएस या आईपीएस अधिकारी देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्या आपको किसी मंत्रालय के या किसी सेक्रेटरी या सीईओ का आपको आईएएस अधिकारी देखने को मिलेंगे। तो अजय भादु क्या है, 1999 बैच के क्या है, आईएएस अधिकारी है। और ये गुजरात कैडर से हैं और इनको क्या है, वाणिज्य इनको क्या ये वाणिज्य हमारा जो मंत्रालय है उसके के भी क्या है अतिरिक्त सचिव भी ये कार्यरत है। मतलब इनके पास जो सचिव किसके हैं, ये वाणिज्य मंत्रालय के इनके पास सचिव है। और इन्हें जीईओ मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के क्या है, सीईओ भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में ICRIER मतलब साइड 2025 की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ताओं में, ठीक है, खर्च में भारत को कौन सा स्थान है? तो अब क्या है, डिजिटल जो डिजिटल करेंसी जैसे हम गूगल पे करते हैं, गूगल पे हो गया, ठीक है, या फोन पे हो गया, जो क्या डिजिटल करेंसी से क्या हम उपयोग करते हैं। बट एक रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि भारत में ना हर व्यक्ति के फोन में क्या गूगल पे और फोन पे है, पर वो उसका यूज नहीं करता। आज भी क्या कैश पे ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है। तो फोन को मतलब होने के बाद भी मतलब क्या है, मतलब जो डिजिटल इकोनॉमी में क्या है, भारत की कौन सी रैंक आई? 28वीं रैंक आई है, ठीक है, डिजिटल उपयोगकर्ता के अंदर। बट डिजिटल इकोनॉमी के अंदर बात करें तो भारत पहले स्थान पे कौन है? यूएसए। पहले स्थान पे कौन सा है? यूएसए। दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे क्या है? भारत है। डिजिटल इकोनॉमी में बात करूं, पहले पे यूएसए, दूसरे पे क्या है? चाइना है और तीसरे पे क्या है? इंडिया है, ठीक है। बट डिजिटल उपयोगकर्ता के अंदर बात करूं तो भारत का कौन सा नंबर है? 28वां नंबर रखा गया। कौन सा? 28वां नंबर रखा गया है। क्योंकि आज भी भारत के लोग मतलब डिजिटल है जो गूगल पे फोन पे वगैरह बहुत कम यूज करते हैं। मतलब इतना नहीं कर रहे जितना इनके पास है, मतलब हर किसी के फोन में उतना
भी नहीं कर रहे, बट आपको बहुत सारी जगह हैं मतलब देखने को अभी भी मतलब चलन ज्यादा है, ठीक है, डिजिटल फोन पे वगैरह का। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ICRIE द्वारा जारी एक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्टेट ऑफ इंडियन डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिजिटल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर डिजिटल उपयोगकर्ताओं के अंदर या व्यय करने में या खर्च करने में, क्या डिजिटल में हम खर्च कितना करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा 28वां नंबर है, ठीक है, कौन सा 28वां नंबर है। अभी हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 में विश्व कप से प्रतिबंध कर दिया, किसमें, फीफा मतलब फीफा, ठीक है। ये कौन, कहाँ, क्या होता है फीफा, ये क्या है, फुटबॉल का मैच होता है, ठीक है। फुटबॉल इंटरनेशनल डी फेडरेशन एसोसिएशन, ठीक है। तो फीफा ने क्या है कि 3 देशों को क्या बैन कर दिया 2026 का फीफा, ठीक है। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में क्या फीफा का मुख्यालय है। तो कौन कौन से वो 3 देश है जिनको क्या 2026 के लिए बैन किया है, रूस है एक तो, एक कांगो है, एक पाकिस्तान है, कहाँ पे, पाकिस्तान है। और फीफा का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, आयोजन कहाँ पे हो रहा है 2026 के आयोजन की बात करें तो ये तो यूएसए अमेरिका में हो रहा है, एक कनाडा में हो रहा है, और एक कहाँ पे हो रहा है, और एक मेक्सिको में हो रहा है, कहाँ पे, मेक्सिको, मेक्सिको। ये तीनों देश क्या है मिलके क्या है फीफा 2026 का आपकी बार आयोजन करने वाले, और इन 3 देशों को, रूस, कांगो, पाकिस्तान को क्या है फीफा 2026 के लिए क्या है बैन कर दिया गया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट होगा। फीफा 2025 वर्ल्ड कप में दो, रूस, कांगो, पाकिस्तान को बैन कर दिया है। इन तीनों देशों की क्या अलग अलग वजह है बैन करने की, बट अब की बार टोटल कितने टीमें खेलेगी, मतलब 48 देशों की टीमें इसके अंदर भाग लेने वाली, कितनी, 48 टीमें इसमें खेलने वाली है। विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, किसका बेटा, विविधता का अमृत महोत्सव, तो इसका उद्घाटन किसने किया, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ही क्या इसका उद्घाटन किया गया। मतलब क्या है, विविधता विविधता का अमृत महोत्सव, मतलब जो साउथ वाले राज्य है जहाँ मतलब कौन से, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी है, इनकी जो सांस्कृतिक है, उनकी परंपरा है, उनकी कल्चर है, उनकी विरासत है, उनको प्रदर्शित करने के लिए क्या है, करीब करीब 500 कलाकार क्या है, जो बुनकर है, अपनी कला या कौशल का प्रदर्शन करने के लिए क्या एक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इसका क्या नाम रखा है, विविधता का अमृत महोत्सव, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया, तब क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो स्टार लगा लेना, एक एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरे संस्करण का क्या उद्घाटन किया, जिसमें जो साउथ वाले राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हो गए, आंध्र, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इनकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। और महोत्सव में लगभग 500 कारीगर और बुनकर क्या अपनी कला और कौशल का क्या प्रदर्शन करेंगे। तो ये हमारे आज के कुछ MCQ थे। अब हम जल्दी जल्दी कल को रिवाइज करते, वन लाइनर भी देखेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री क्या इसके अध्यक्ष होते हैं। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है, तो माइकी मेडिसन को मिला है। अनोरा फिल्म, कौन सी, अनोरा, और इनकी अभिनेत्री कौन सी, माइकी मेडिसन को क्या अवार्ड मिला है। विदर्भ ने सभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 में फाइनल में किस टीम को हराया है, विदर्भ ने केरल को हरा के ट्रॉफी जीती है। संयुक्त राष्ट्रीय निर निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 24 से लेके 30 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जाता है। वर्तमान रेलवे कितने PSU नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, वर्तमान में रेलवे के कितने PSU का नवरत्न का दर्जा हो सका है, तो रेलवे की तरफ से 7 PSU हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। हाथियों के दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पे बना है, तो वन तारा जामनगर में क्या हाथियों के दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है बनाया गया है। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 किसके ने उसका उद्घाटन किया था, तो विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया गया था। विजिटर्स अवार्ड कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो तीन नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और विकास के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए, 3 नवाचार हो गया, अनुसंधान हो गया, प्रौद्योगिकी विकास के लिए दिया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इनोवेशन के लिए विजिटर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2023 में विजिटर अवार्ड के लिए BHU के प्रोफेसर श्री
पेल्ला श्री कृष्ण को क्या सम्मानित किया गया, किसको, बीएचयू प्रोफेसर को क्या सम्मानित किया गया। तो ये हमारे आज के कुछ एमसीक्यू और वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूँ आप पसंद भी आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। और आज क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, पंडित भीमसेन जोशी को आपने किन कला रूप के लिए प्रतिष्ठित है। पंडित भीमसेन जोशी किस कला के लिए फेमस है, नृत्य के लिए, साहित्य के लिए, मधुबनी चित्रकला के लिए, हिंदुस्तानी संगीत के लिए, किसके लिए फेमस है, कमेंट करके जरूर बताओ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। और अपनी तैयारी को जारी रखें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।